वेलकम डियर रॉकेट्स, मैन टू मैन सीरीज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा कि पार्क सैम के एजेंट को इरिटेट करने के लिए बेला के साथ थोड़ा लवी डवी बिहेव कर रहा होता है। अब वो बेला को नूडल्स खाने के लिए लेकर जाता है। इतनी ठंड में सभी लोग गर्मा गर्म नूडल्स खा रहे होते हैं और वो बेचारा एजेंट बस दूर से उनको देख रहा होता है। इसके बाद पार्क बेला के हेयर को पकड़ता है क्योंकि बेला को नूडल्स खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। पर दोस्तों पार्क के इस एक्शन से ना बेला को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, मगर उसे मजा भी बहुत आ रहा होता है। अगले सीन में पार्क और बेला जेम्स के पास आते हैं। पार्क जेम्स को बताता है कि सैम के एजेंट को बेवकूफ बनाने के लिए हमें ये लव टैक्टिक्स अपनाना पड़ा और आगे भी इसको जारी करना होगा। अब जेम्स थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं तो एक एक्टर हूँ, मैं ये भी कर लूंगा। और फिर वो पार्क का हाथ पकड़कर रब करने लग जाता है दोस्तों, जिससे पार्क समझ जाता है कि जेम्स गलत समझ रहा है। और फिर वो क्लियर करता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं बल्कि मुझे और बेला को एज अ कपल एक्टिंग करनी है। दोस्तों ये सुनकर जेम्स गुस्से में बोलता है कि चलो ठीक है, मगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ पब्लिक में ही कपल की एक्टिंग करनी है और अकेले में ये किस विस या आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे? जिसके लिए दोनों एग्री हो जाते हैं। पर दोस्तों फिर जेम्स पार्क को वार्न कर देता है कि अगर तुम्हारी वजह से मैंने बेला की आंखों में आंसू देखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बता रहा हूँ। दूसरी ओर सीनियर मैनेजर सैम से मिलता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचा बहुत बार और मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुमसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं तुम्हारे कहने पर NIS का डायरेक्टर बनने के बाद दोनों वुड कार्विंग तुम्हारे हवाले कर दूंगा। पर हाँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम जूनियर मैनेजर को झूठे केस से बचा लो। घर जाकर दोस्तों सैम अपनी वाइफ से सारी बात डिस्कस करता है। अब टेसा सजेस्ट करती है कि तुम्हें कांग्रेसमैन किम का साथ छोड़कर सीनियर मैनेजर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के वक्त कांग्रेसमैन किम तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, याद रखना इस बात को। दूसरी ओर दोस्तों पार्क एजेंट यून के घर पर जाता है, जहाँ से उसको एक इनविजिबल लेजर मिलती है। उसको वो अपने घर लाकर केमिकल में डिप करता है, जिसमें उस पर लिखी हुई चीजें विजिबल हो जाती है। ओह, और उसे पता चलता है कि एजेंट यून हर मंडे को कैथेड्रल चर्च जाया करता था। इसलिए पार्क जेम्स और उसकी टीम के साथ कैथेड्रल चर्च जाता है। वहाँ दोस्तों जेम्स ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जगह देखने के लिए आया हो। जेम्स पार्क और बेला को परमिशन लेने के लिए अंदर भेज देता है। अंदर दोस्तों फादर माइकल से मिलता है और एजेंट यून के बारे में उससे पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एजेंट यून सीनियर मैनेजर से मिलने आया करता था। आखिरी बार जब वो मिलने आया था तो उसके साथ जूनियर मैनेजर भी आया था। अब दोस्तों बाहर खड़े सैम के एजेंट को पार्क पे शक होने लग जाता है कि पार्क अब तक बाहर क्यों नहीं आया। तो दोस्तों वो खुद ही अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी जेम्स उसे ये कहकर रोक लेता है कि अरे हम यहाँ पर फिल्म की शूटिंग की लोकेशन देखने आए हैं। वैसे मैं तो अपनी फिल्म में इस बार हीरो का रोल कर रहा हूँ, तुम पे विलन का रोल बड़ा अच्छा लगेगा। एंड दोस्तों वो एजेंट थोड़ी देर इस तरह जेम्स की बकवास सुनता है और फिर अंदर चला जाता है। तभी जेम्स पार्क को अलर्ट कर देता है कि जरा आराम से। इसीलिए जब वो एजेंट अंदर जाता है तो पार्क और बेला को प्रेयर करते हुए देखता है, जिससे उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। मतलब उसे शक की कोई बात ही नहीं लगती वहाँ पर। अगले सीन की बात है, पार्क सीनियर मैनेजर से मिलता है और चर्च में जो बात पता चली थी उसे कन्फर्म भी करता है। तो वो बस यही कहते हैं कि हाँ हम मिले थे वहाँ पर और उस दिन यून ने बताया था कि उसके पास 3 वुड कार्विंग है और अगली मीटिंग में वो उन्हें मेरे हवाले करने वाला था। अब दोस्तों वो पार्क से आके कहता है कि दोनों चाबियां अब तुम मेरे हवाले कर दो, तीसरी चाबी मैं खुद अरेंज कर लूंगा। दूसरी ओर दोस्तों रशिया से चेयरमैन विक्टर सैम से मिलने आते हैं और वो अपना 3rd कार्विंग भी लेकर आया होता है, जो वो सैम को दे देता है। इधर पार्क बेला को एक रिंग देते हुए कहता है कि हम कपल है ना, तो हमारे पास मैचिंग रिंग भी तो होनी चाहिए, इसे पहन लेना। मैंने तो अपनी वाली पहन ली है और हाँ मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो वापस आने के बाद मैं तुम्हारे साथ फूड एंजॉय करते हुए फिल्म देखना पसंद करूंगा। दोस्तों बेला बड़ी खुश हो जाती है। फिर पार्क सीनियर मैनेजर से मिलने के लिए ब्रिज पर जाता है। वहाँ वो दोनों चाबियां सीनियर मैनेजर को दे देता है, पर साथ ही एक सवाल भी करता है दोस्तों कि 3rd चाबी सैम के पास है ना, और आपने उससे हाथ मिला लिया है क्या? मुझे बस ये जानना है कि आपने क्या डील की है और आप वो 3rd चाबी लेने वाले हैं या अपनी दोनों चाबियां सैम को देने वाले हैं। तभी दोस्तों वहाँ कार से कुछ NIS एजेंट्स आ जाते हैं। सीनियर मैनेजर पार्क से बस यही कहता है कि देखो वुड कार्विंग मिशन खत्म हो गया है, और फिर वो गन निकाल कर पार्क के पेट में शूट कर देता है दोस्तों। और पार्क को ना चाहते हुए भी नदी में गिरकर अपनी मौत का नाटक करना पड़ता है। वहाँ सीनियर मैनेजर कॉल करके सैम को बताता है कि देखो मैंने पार्क को मार के सारा किस्सा खत्म कर दिया। हालांकि दोस्तों सैम तो पार्क को चेयरमैन विक्टर के हवाले करना चाहता है, मगर सीनियर मैनेजर उसको समझाता है कि देखो पार्क बहुत ही शातिर एजेंट था, वो आसानी से उनके चुंगल से निकल जाता, मैंने उसको मारकर सारा झमेला ही खत्म कर दिया है। फिर दोस्तों वो जूनियर मैनेजर से मिलता है जो सैम की वजह से जेल से रिहा हो गया था। वो उसे भी बताता है कि मिशन खत्म हो गया है, इसलिए पार्क गायब हो चुका है। इसके बाद जख्मी पार्क को दिखाते हैं दोस्तों किसी तरह एक सीक्रेट जगह पे आ जाता है, जहां उसने बैड एजेंट को छुपा के रखा होता है।
वहाँ वो पार्क के पेट से गोली निकालकर उसके जख्म की मरहम पट्टी करता है। यहाँ से पार्क अपने घर चला जाता है और वहाँ बेला उसका पहले से इंतजार कर रही होती है, क्योंकि दोस्तों वो फोन पिक नहीं कर रहा था तो उसे पार्क की चिंता हो रही थी। और अब बेला नोटिस करती है कि उसे तो बहुत हाई फीवर है। वो हॉस्पिटल चलने की बात करती है मगर वो मना कर देता है कि अभी नहीं। और तब बेला दोस्तों उसका घर पर ही ख्याल रखती है। 3 दिन के बाद पार्क को अच्छे से होश आता है। बेला ने उसके लिए खिचड़ी बना कर रखी होती है। उसे खिलाने के बाद वो पार्क के साथ थोड़ा इमोशनल फिल्म देखती है। अब अगले सीन में पार्क और बेला बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बेला के सीने पे गोली आकर लग जाती है दोस्तों, जिससे पार्क बुरी तरह डर जाता है कि ये क्या हो गया। एंड तभी वहाँ पर पार्क को गोली मारने वाला दिख जाता है, जो कि दोस्तों उसका ही हम शक्ल होता है। पार्क और भी ज्यादा परेशान कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओह, तब उसकी नींद खुलती है तो समझ में आ जाता है कि ये उसका नाइटमेयर है। बेला तो दोस्तों बिल्कुल सही सलामत उसके पास में होती है, वो उसे संभालती भी है। इसके बाद जेम्स पार्क से मिलने आता है। पार्क वो सारी बात बताता है कि कैसे मिशन में यूज करने के बाद मुझे डिस्कार्ड कर दिया गया, लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं किसी भी तरह आपका $5 मिलियन लौटा दूंगा। लेकिन जेम्स उसे अभी अपनी रिकवरी पे ध्यान देने को कहता है। पैसे लौटाने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी तो है। साथ ही वो पार्क और बेला को कुछ दिनों के लिए ऑफ लेने के लिए कह देता है, ताकि दोनों को इन सब झमेलों से थोड़ा ब्रेक मिल जाए। और जब मन अच्छा होता है तो रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। फिर दोस्तों बेला को सख्त हिदायत देते हुए कहता है कि छुट्टियों के दौरान तुम्हें पार्क के क्लोज नहीं जाना है। क्या नहीं जाना है? तुम्हें एक दायरा मेंटेन करना है, समझ गई? दूसरी ओर सैम और सीनियर मैनेजर एक सीक्रेट जगह जाते हैं दोस्तों, जहां एक सीक्रेट रूम के डोर पर उन्हीं तीनों चाबियों को मिलाकर लगाने से वो डोर अनलॉक हो जाता है दोस्तों, जिसके अंदर बहुत सी बेशकीमती चीजों के साथ साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे होते हैं दोस्तों, जो कि सैम के ग्रैंडफादर के थे। पर उन्हें सैम पर यकीन नहीं था, इसीलिए उन्होंने इसकी चाबी उसे दी ही नहीं। अब सीनियर मैनेजर पूछता है कि इतने पैसों का करोगे क्या? तो वो जवाब देता है कि इन्हें मैं खर्च करूंगा दुनिया को बदलने में। मैं कैपिटलिज्म को बढ़ावा दूंगा, जहां पैसों वालों का ही बोलबाला होगा। बस मेरी यही रणनीति है, यही प्लान है। अब आगे सीनियर मैनेजर सैम के ग्रैंडफादर के रिकॉर्ड्स को देखता है, जिसमें से कुछ टेप्स मिसिंग होती है। तभी वहाँ पर जूनियर मैनेजर एक वारंट के साथ आता है दोस्तों, जिससे वो सारा माल पानी सीज कर सकता था। अब सैम कहता है कि ये क्या बकवास है, ये सब कुछ मेरा है, तुम इसे कैसे सीज कर सकते हो? जूनियर मैनेजर कहता है कि आपने अभी खुद एक्सेप्ट किया कि ये सब आपका है, पर इतना लीगल वे से कमा पाना नामुमकिन है, तो ये सारा कुछ इलीगल है। बस दोस्तों सैम तो गुस्से में सीनियर मैनेजर की ओर देखता है, तो वो जूनियर मैनेजर को ये सब करने से मना करता है, मगर जूनियर मैनेजर उसे बीच में आने से मना करता है कि आप साइड हो जाइए। तभी सैम वारंट को फाड़ कर कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो सकता है, अभी पार्टी बदल लो, यहाँ रखी चीजों में से कुछ उठाओ और चलते बनो, तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। मगर दोस्तों ये सारी चीज जूनियर मैनेजर के खास पैन में रिकॉर्ड हो चुकी थी, इसलिए वो रिश्वत देने के इल्जाम में सैम को अरेस्ट करवा लेता है। और तब सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर को समझाने आता है, तो वो तो उसको एक घूसा मारकर कहता है कि अब जो बात करना है प्रोसिक्यूटर ऑफिस में करना। अब इंटेरोगेशन के दौरान सैम काफी अकड़ में बैठा होता है कि अभी ऊपर से फोन आएगा और मुझे रिहा कर दिया जाएगा, ये उसकी सोच होती है। और सच में दोस्तों तुरंत ही चीफ का कॉल आ जाता है और वो सैम को छोड़ने के लिए कह देते हैं। तब जूनियर मैनेजर कहता है कि चीफ आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दोस्तों ये सुनते ही वो तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है। कुछ देर के बाद सैम की वाइफ टीजा लॉयर के साथ वहाँ पर आती है। वो एक फाइल लेकर आती है जिसके मुताबिक सीक्रेट रूम के पैसे सैम के ग्रैंडफादर ने जमा किए थे, और अब तो सैम उसे सीनियर मैनेजर के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए डोनेट करने वाला है। बस दोस्तों इससे पासा पलट जाता है, सारी चीजों को अच्छे से तहकीकात की जाती है। वहीं जब सारी चीज के बारे में कांग्रेसमैन किम को पता चलता है तो वो बिल्कुल हैरान। अगले सीन में पार्क और बेला एक साथ कोरियन ड्रामा देख रहे होते हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक बन जाता है, दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर जूनियर मैनेजर कबाब में हड्डी बनने के लिए आ जाता है, जिससे माहौल दोस्तों थोड़ा ऑकवर्ड हो ही जाता है। इसके बाद बेला तो चली जाती है ताकि पार्क और जूनियर मैनेजर आपस में कुछ बातें कर पाए। अब बेला के जाने के बाद पार्क जूनियर मैनेजर से कहता है कि तीनों चाबियां मिलने के बाद सीनियर मैनेजर ने मेरे पेट में शूट कर दिया था, पर उन्होंने ऐसा शूट किया जिससे मेरा कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। दूसरी ओर सैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो अपने ग्रैंडफादर को ब्लेम करता है कि उन्होंने काला धन जमा किया था, पर मैं गरीब स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए एक फाउंडेशन बना रहा हूँ जिससे उनकी काफी मदद होगी। और दोस्तों इस बात की तो कांग्रेसमैन किम भी सैम की काफी तारीफ करता है कि वाह तुमने तो आपदा को अफसर में बदल दिया और पब्लिक में अपनी इमेज भी अच्छी बना ली। मगर दोस्तों सैम उसके मुंह के सामने ही उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारी इमेज तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, मीडिया पोल में भी तुम्हारी रेटिंग बिल्कुल लो हो चुकी है, समझे तुम तो साइड ही हो जाओ। अब आगे दोस्तों पार्क को एजेंट वाई के नाम से एक मैसेज रिसीव होता है। एक मिनट दोस्तों, एजेंट वाई यानी कि एजेंट यून समझ गए, पर उसकी तो मौत हो चुकी है ना। तो क्या है पूरा सीन, रुकिए जरा, बने रहिए वीडियो में। तो मैसेज में लिखा है कि उन मिसिंग टेप को ढूंढो, उनमें कांग्रेसमैन किम की 420 के सबूत है। इसलिए दोस्तों अगले दिन पार्क जूनियर मैनेजर के साथ प्रोसिक्यूटर बन के सैम के उस सीक्रेट रूम में जाता है, जहां उसे चर्च के फादर माइकल की बातें कुछ याद आती हैं।
और वो वहाँ पर रखे हुए पेंटिंग्स में से एक होली पेंटिंग को साइड से कट कर देता है और उस पेंटिंग के अंदर सैम के ऑफिस की 58th फ्लोर का ब्लूप्रिंट होता है दोस्तों। और उसमें एक जगह पे उन 3 चाबियों की स्केच भी बनी हुई है, जिससे पार्क को कुछ ऐसा समझ में आता है दोस्तों जिसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अगले सीन में जब सैम अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पार्क को अपने चेयर पर बैठकर मुस्कुराता हुआ देखकर बिल्कुल शॉक्ड। पार्क कहता है कि तुम्हें सीनियर मैनेजर ने धोखा दिया है। ये बात तो तुम अच्छे से समझ चुके होंगे वैसे अभी तक। देखो, मैं यहाँ तुम्हें मारने वगैरह नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए आया हूँ ताकि हम मिलकर उस मिसिंग टेप को ढूंढ पाए। मगर दोस्तों सैम तो बिल्कुल इनोसेंट बिहेव करता है क्योंकि वो अब किसी और लफड़े में नहीं फंसना चाहता था। वो कहता है कि मैं तो NIS के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ अपने ग्रैंडफादर के गलत काम को सही करने में, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। फिर दोस्तों पार्क वहाँ से चला जाता है, मगर सैम सीनियर मैनेजर को बुलाकर उस पर बुरी तरह भड़क जाता है क्योंकि सीनियर मैनेजर ने तो कहा था कि पार्क का चैप्टर द क्लोज हो गया है, मगर यहाँ तो पार्क सही सलामत जेम्स का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है। अब ये सुनकर सीनियर मैनेजर पार्क से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम वापस आ जाओ, समझे। यहाँ पार्क ऐसी एक्टिंग करता है कि वो सीनियर मैनेजर को जानता ही नहीं और ये भी कहता है कि आप कौन से मिशन के बारे में बात कर रहे हो, NIS क्या होता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ। बस दोस्तों इससे इरिटेट होकर सीनियर मैनेजर चला जाता है वहाँ से। दूसरी ओर जूनियर मैनेजर गोल्डफिंगर को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे कांग्रेसमैन किम ने उसे एजेंट यून के कत्ल में फंसा दिया था और यहाँ गोल्डफिंगर की आंखों से कांग्रेसमैन किम की अच्छाई का पर्दा हट जाता है और अब वो किसी भी हालत में कांग्रेसमैन किम की बर्बादी देखना चाहता है, बर्बादी। इधर पार्क एक बार फिर से सैम से मिलता है और सीनियर मैनेजर से मिलने वाली बात बताते हुए कहता है कि देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ और वो सीनियर मैनेजर NIS को छोड़कर कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मुझसे हाथ मिला लो। मगर दोस्तों सैम को पार्क से बहुत डर लग रहा होता है, तो यहाँ से इसके बाद पार्क फिर से चर्च जाकर फादर माइकल से मिलना चाहता है, पर वहाँ उसे फादर नहीं मिलते। हाँ, उन्होंने एक ब्राइल लिपि में एक लेटर जरूर लिखा होता है क्योंकि वो ब्लाइंड होते हैं दोस्तों। लेटर में उन्होंने लिखा होता है कि मुझे जो कुछ भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उन चीजों पे हाथ मत डालना जिसकी वजह से एजेंट यून की जान गई है, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना, किसी पर भी। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेसमैन किम ने सैम के फाइनेंस डायरेक्टर को अगवा कर लिया है। वो उससे उन टेप्स के बारे में पूछता है, मगर वो डायरेक्टर बताता है कि मैं बस सैम के ग्रैंडफादर का फंड मैनेज करता था, मुझे टेप के बारे में कुछ नहीं पता। तो कांग्रेसमैन किम कहता है कि तुमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेराफेरी तो की है, उसे ही तुम्हें एक्सपोज करना होगा ताकि सैम की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। सैम को जब अपने फाइनेंस डायरेक्टर के अगवा होने के बारे में पता चलता है तो वो पहले तो सीनियर मैनेजर को बुलाकर कहता है कि तुमसे जो बन पड़ता है करो, मगर किसी भी हालत में मेरे फाइनेंस डायरेक्टर को लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों उसे अब सीनियर मैनेजर पर यकीन नहीं होता कि वो ये काम कर भी पाएगा या नहीं, इसीलिए वो पार्क को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है, जिसके बदले पार्क 5 मिलियन की डिमांड करता है ताकि उन पैसों से वो जेम्स का कर्जा चुका पाए। अब कॉल कट होते ही बेला पूछती है कि किसका कॉल था, तो वो झूठ कह देता है कि अरे ये कॉल तो जूनियर मैनेजर का था। मगर दोस्तों बेला पूरी तरह से कन्विंस नहीं होती, उसे लगता है पक्का झूठ बोल रहा है ये। अब अगले दिन जेम्स की टीम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार चर्च तो वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल था, हमें वहीं पे वेडिंग सीन शूट करना चाहिए। तभी दोस्तों इनका मैनेजर कहता है कि जब मैं टीजा का मैनेजर हुआ करता था ना, तो वो भी हर मंडे को उसे चर्च में जाया करती थी। और दोस्तों जब ये बात बेला से होते हुए पार्क तक पहुंचती है तो उसे अब टीजा पे शक होता है क्योंकि मंडे को तो एजेंट यून उस चर्च में जाया करता था। इसके बाद हम सीनियर मैनेजर को सैम के फाइनेंस डायरेक्टर को पकड़ते हुए देखते हैं, मगर वो अपनी कार में बैठकर फरार हो जाता है। मगर दोस्तों जल्दी उस डायरेक्टर को समझ आ जाता है कि वो कुएं से निकलकर खाई में गिर गया है, यानी वो सीनियर मैनेजर से तो बचकर भाग गया पर उसकी कार का ड्राइवर पार्क होता है, तो अब वो उसके चंगुल में फंस गया है। दोस्तों पार्क डायरेक्टर को जूनियर मैनेजर के पास लेकर जाता है, जो कि उससे सैम के ग्रैंडफादर के बारे में पूछताछ करने के साथ साथ सैम के ऑफिस के 58th फ्लोर के बारे में भी पूछता है कि क्या वहाँ पर कोई सीक्रेट रूम है। मगर डायरेक्टर बताता है कि ऑफिस के 50th फ्लोर को खुद सैम के ग्रैंडफादर ने डिजाइन किया था, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, और जिसने उसे बनाया था उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए मुझे उस फ्लोर के बारे में कुछ नहीं पता। तब दोस्तों डायरेक्टर को NIS के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों कांग्रेसमैन किम उसे कबूल करने के लिए कहता है कि सुनो, तुम्हें ये कहना होगा कि तुम ही सैम और उसके फादर के इलीगल मनी को हैंडल करते हो। मगर दोस्तों ये सुनकर डायरेक्टर मुकुट जाता है। अब हम देखते हैं कि कांग्रेसमैन किम आने वाले इलेक्शन के लिए जोरों शोरों से कैंपेन कर रहा होता है, जहां वो अपने सपोर्टर्स के साथ हाथ भी मिलाता है। और दोस्तों यहीं पर चुपके से बैड एजेंट भी उससे हाथ मिलाने के बहाने उसके हाथ में कांग्रेसमैन किम को एक USB ड्राइवर देकर चला जाता है, जिसे प्ले करने पर किम को उसमें अपनी ही ऑडियो मिलती है, जिसमें वो कबूल कर रहा होता है कि एजेंट यून का कत्ल उसने ही करवाया। बस दोस्तों इससे तो कांग्रेसमैन किम बिल्कुल तिलमिला उठता है।
वो गुस्से में अपना लैपटॉप वगैरह सब तोड़ देता है। अगले दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसमें वो अपने करप्शन स्कैंडल को कबूल करके मेयर के इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लेता है और साथ ही हमेशा के लिए पॉलिटिक्स भी छोड़ देता है। अगले सीन में पार्क सैम से मिलकर वो सारे रिकॉर्ड्स उसके हवाले कर देता है जो फाइनेंस डायरेक्टर के पास होते हैं और अब डायरेक्टर के पास कोई सबूत नहीं है कि उसने सैम या उसके ग्रैंडफादर के इलीगल पैसों को मैनेज किया है, जिससे खुश होकर सैम उसको $5 मिलियन दे देता है। दोस्तों घर आकर पार्क उन पैसों को गौर से देखकर सोचता है कि अब क्या किया जाए। जेम्स के पैसे लौटाकर इनकी जिंदगी से गायब हो जाया जाए या फिर इनके साथ एक फैमिली मेंबर की तरह जिया जाए। और यहाँ दूसरी ओर सीनियर मैनेजर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जो कि इतने लंबे वक्त के बाद टच में नहीं रहने की वजह से थोड़ा नाराज होती है दोस्तों, मगर फिर वो मान जाती है। और अगले सीन में सीनियर मैनेजर NIS के डायरेक्टर के पास अपना रेजिग्नेशन जमा कर देता है, जिससे डायरेक्टर काफी हैरान होते हैं कि मिशन को बीच में छोड़कर कहाँ। इस पे सीनियर मैनेजर कहता है कि NIS में और भी काबिल लोग हैं जो मेरे बिना ही सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं, मैं NIS में रहना डिजर्व नहीं करता। इसके बाद दोस्तों पार्क को सैम के ऑफिस के 58th फ्लोर पर देखते हैं जहाँ वो एक मशीन से स्कैन करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो नाकामयाब रह जाता है। तब वहाँ पर टीजा अपने हस्बैंड से कॉल पे बात करते हुए एंटर करती है दोस्तों, और यहाँ वो पार्क को देखकर बिल्कुल हैरान, पर अपने हस्बैंड को वो इस बारे में कुछ नहीं बताती बल्कि बड़े आराम से बात करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। और तब यहाँ पर रिवील होता है कि पार्क को जो मैसेज किया गया था एजेंट वाई के नाम से वो किसी और ने नहीं बल्कि टीजा ने किया था दोस्तों, और वो कोई आम मॉडल या सेलिब्रिटी नहीं है बल्कि एक NIS एजेंट है दोस्तों। वो भी कोई ऐसी वैसी एजेंट नहीं बल्कि घोस्ट एजेंट। मतलब समझ रहे हो आप, वो पार्क से भी एक लेवल ऊपर की चीज है। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है ये जानेंगे हम इस सीरीज के अगले पार्ट में, और भी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।